बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस जिस तरह मुझे रिक्वेस्ट थी ना, ये सारी जो फ्रेंड वाली है ना, बिहेवियर साइंस, इसको एक दफ़ा रिवाइज़ करवा दो। मैंने ये पहला चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिया, लोगों को ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो समझ आ ही गई है ना। फिर उसके बाद मुझे कहा कि बाकी भी जल्दी से करवा दें, क्योंकि लोगों को कुछ एग्ज़ाम चल रहे थे। जितना मैंने अपनी दफ़ा पढ़ा था ना, जितना मुझे समझ है उस मुताबिक करूँगा। बाकी आप एक दफ़ा खुद रीड करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको मैं कहता हूँ समझ आ जाएगी। अच्छा, इसके अंदर ना मेडिकल एथिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस करनी है। प्रोफेशनलिज्म हो गया, और डॉक्टर और पेशेंट का जो है ना एक रिलेशनशिप है, उसके बारे में हमने देखना है। ठीक है। मेडिकल एथिक्स बेसिकली क्या है? स्टडी ऑफ द मोरल एस्पेक्ट ऑफ द डॉक्टर प्रोफेशनल लाइफ इज़ कॉल्ड मेडिकल एथिक्स। जो डॉक्टर प्रोफेशनल लाइफ को जो है ना, वो कोई एक रिस्पेक्ट है, उसे एथिक्स ही कहते हैं ना, नॉर्मल सी बात है। और इसके अंदर जो है ना दो तरह की आ जाते हैं। एक हमारे पास होता है नॉर्मेटिव, और एक हमारे पास होता है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। ठीक है। एक मतलब आप अगर एथिक्स का आ जाए ना, तो आपने यूँ बता देना है कि ये जो मेडिकल एथिक्स है ना, ये दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है नॉर्मेटिव एथिक्स, एक हमारे पास होती हैं डिस्क्रिप्टिव एथिक्स हो गया। नॉर्मेटिव में क्या होता है? थियोरेटिकल फ्रेमवर्क एंड प्रिंसिपल वो देता है, सिंपल एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क आपको देगा, दैट कैन गाइड द डॉक्टर टू डील विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठीक है। एक तरह की मैं कहता हूँ थ्योरी की फॉर्म में एक फ्रेमवर्क आपको प्रिंसिपल देगा, जो आपको गाइड करेगा कि आपने किस तरह जो है ना प्रॉब्लम्स को डील करना है। जबकि डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में क्या होता है? बिहेवियर्स डॉक्टर का होता है। ठीक है। मेडिकल इश्यूज़ हो गए, और जितने भी डिलीमास हैं, जिस तरह के अब कोई भी पब्लिक हेल्थ मनी है ना, ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पब्लिक मनी मिलती है, ठीक है, तो वो उसको आपने पब्लिक की हेल्थ के लिए यूज़ करना है, ना कि अपने ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करवा लेना है। पेशेंट यदि ड्रग अब्यूज़ हो गया, और एड्स जो होता है ना, उसकी ट्रीटमेंट के लिए आपने सर अमूमन आपने देखा टीबी के लिए जो है ना वो आ रही होती है मेडिसिन। तो उन्हीं को जो है ना आपने एथिकली यूज़ करना होता है, ताकि इसका एडवांटेज है। अब हमारे पास आ जाते हैं पिलर्स ऑफ मेडिकल एथिक्स। मतलब ये जो मेडिकल एथिक्स है ना, वो हमारे पास 4 पिलर्स के ऊपर जो है ना यूँ एक बना हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। पिलर्स में बेसिकली क्या होते हैं? नंबर 1 पे होता है, मैंने जैसे ABJN। ठीक है। ऑटोनॉमी। ठीक है। बेनिफिसेंस हो गया, हमारे पास नॉन बेनिफिसेंस था, और हमारे पास जस्टिस था। ए से ऑटोनॉमी, बी से बेनिफिसेंस, जे से हमारे पास था, जुनेद से याद कर लो ना, AB जुनेद। ठीक है। GN मैंने यूँ बनाया हुआ था। एन से नॉन बेनिफिसेंस था, जे से हमारे पास जस्टिस था, बी से बेनिफिसेंस था, ए से ऑटोनॉमी था। ऑटोनॉमी बेसिकली क्या है? फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द डिस्क्रिप्टिव एंड कंडीशन ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। खुद अपने बलबूते पे जो भी काम करना है ना, ठीक है, एक्सटर्नल कंट्रोल कोई नहीं होना चाहिए, इसको हम कहते हैं ऑटोनॉमी। इसमें फुल इन्फॉर्मेशन है, पॉसिबल टास्क होगा, साइड इफेक्ट और ऑप्शन जो होता है ना, वो इट इज़ द पेशेंट हु अल्टीमेट चूज़ द प्रोसीजर। उसको पेशेंट को सारा आपने समझा देना है एथिकली कि ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। उसके बाद पेशेंट के ऊपर छोड़ देना है कि वो आया कि वो इस प्रोसीजर को करवाना चाहता है कि नहीं। आपने उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते, आपका काम सिर्फ उसको समझाना है। फिर हमारे पास बेनिफिसेंस में क्या होता है? एक्शन ऑफ द गुडनेस एंड काइंडनेस, सिंपली एक्शन दैट बेनिफिट अदर हो गया। बेनिफिट दूसरों को देना, इसको बेनिफिसेंस कहते हैं, गुडनेस और काइंडनेस का। डॉक्टर शुड वर्क टू इंप्रूव द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट। ये डॉक्टर का काम है कि पेशेंट की हेल्थ के लिए जो बेहतर चीज़ है वो अडॉप्ट करे, बेहतरीन से बेहतरीन। ठीक है। रिलेशन विद द पेशेंट डिमांडिंग द केयर एंड गुडनेस ऑफ देम हो गया, ड्यूटी हो गई। अब हमारे पास नॉन बेनिफिसेंस में क्या होता है? गैर बदनामी, जिसे हम उर्दू में कहते हैं ना, नॉन हार्मिंग एंड काजिंग लीस्ट हार्म। ऐसा प्रोसीजर आपने यूज़ करना है जो पेशेंट को कम से कम पेन दे। ये नहीं कि उसको हद से ज़्यादा पेन दे के फिर ऑपरेट करना, ये कोई एथिक नहीं है। ठीक है। उसको कम से कम पेन में रखना, उसको मतलब आपने एनेस्थीसिया देना, थेरापेटिक इंट्रैक्शन के जरिए देना। ठीक है। फिर हमारे पास आता है जस्टिस। मीन हेल्थ सोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। इंसाफ के साथ आपके हाथ में जो भी पब्लिक मनी है या जितनी भी प्रोटोकॉल्स है ना, उसको आपने जस्टिस के साथ सब पूरी कम्युनिटी के अंदर इक्वली डिवाइड करना। ये नहीं कि अपने लोगों को ज़्यादा नवाज दिया और दूसरे लोगों को कुछ ना दिया, इस तरह नहीं करना। सिलेक्शन ऑफ डिजर्विंग केस, जो डिजर्विंग केसेज है ना, उनको फिर आपने प्रायोरिटी के ऊपर रखना है। जो ज़्यादा पुअर हैं, जो अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकते, उनको फिर आपने ज़्यादा एज देना है। ये इसका मकसद है एथिक्स का, जो जस्टिस है। फिर हमारे पास आ जाता है, ये तो हमारे पास होती है 4 एथिक्स, को आपने फिंगर टिप्स के ऊपर कर लेना है।
कॉमन एथिकल ओमिशन या इश्यूज़ इन मेडिकल प्रैक्टिस, मतलब मेडिकल प्रैक्टिस में एज ए डॉक्टर आपको जो है ना वो किस किस चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, इश्यूज़ आपको फेस होते हैं। एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी पेशेंट की कभी नहीं तोड़नी, उससे इन्फॉर्मेशन में कोई भी प्रोसीजर करवाने से पहले उससे एक तो आपने ना दस्तखत करवा लें, हाँ मैं राज़ी हूँ। उसके बाद जो है ना उसकी जो भी बीमारी है वो पेशेंट की इजाज़त के बगैर आपने किसी को शो नहीं करनी। चंद एक कंडीशन है जहाँ पे अगर इलाके में फैलने का ख़तरा हो फिर आप पब्लिकली जो है ना उसको अनाउंस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं करना। डिस्क्रिप्टिव मेकिंग कैपेसिटी हो गया, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपके पास जो होनी है, अच्छा जो डिसीजन है ना। फिर यूस्थनीसिया मतलब अमवात हो गया, मतलब कुछ लोग कैंसर पेशेंट होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से मरना चाहते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमें ना जहर का टीका लगा दें बस। इसके अलावा माल प्रैक्टिस जो है ना, अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करना है, प्रैक्टिस जिसकी ख़राब है ना वो भी मारा जाता है। क्लिनिकल ट्रायल्स के सही इंक्लूजन ऑफ द पेशेंट आपने करना है क्लिनिकल। अच्छा भी क्या है, इन्फॉर्म कंसेंट, मतलब आपने उसको इन्फॉर्मेशन देनी है और उससे जो है ना वो इजाज़त लेनी है। और उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी, उसने जो बीमारी आपने डायग्नोज की है ना, फोकस उसको आपने कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर रखना, किसी को ब्रीच नहीं कराना। ये ना को उसको भी बता दो इसको ये बीमारी, उसको ये, ऐसा नहीं करना, ये फफेकुट नहीं बनना आपने। व्हाट इज़ इन्फॉर्म्ड कंसेंट? इन्फॉर्म्ड कंसेंट में बेसिकली आप क्या करते हैं, ब्रेन जिसका एक निमोनिक है मुअद्दद नाम है, बेनिफिट्स, रिस्क, उसके बाद आफ्टर जो है ना हमारे पास इफ़ेक्ट्स क्या क्या आ सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, और क्योर इसका जितने भी है ना वो आपने सारे पेशेंट को बता के उससे जो है ना वो साइन हम जो करते हैं वो होता है। प्रोसेस ऑफ द गेटिंग परमिशन, किसी से हाँ ना करना, परमिशन ले लेना बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये ना किया तो आप बहुत बुरे अदालती निज़ाम में फंस सकते हैं। अपना डॉक्यूमेंट वाला काम पूरा रखना, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ द ट्रीटमेंट हो गया, इसके अंदर रिस्क उसको सारे बता देने हैं, उस पेशेंट की अब मर्ज़ी है। मोस्टली जो है ना वो कंसेंट इज़ इमिटेड बिकॉज ऑफ द टू रीज़न, कहते हैं वो दो वजह है कि हम ना कंसेंट को जो है ना वो ओमिट कर देते हैं। कौन कौन सी दो वजह कि हम नहीं लेना चाहते? एक तो है पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड दैट डॉक्टर थिंकिंग दैट ही नो ही इज़ व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर ऑप्शन। अगर मरीज़ को समझ ना आ रही हो तो डॉक्टर जो है ना एज अ पेरेंट जिस तरह होता है ना, पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड होता है, वो क्या करता है, वो पेशेंट को जो बेस्ट होता है वो दे उसको ट्रीटमेंट कर सकता है। नंबर सेकंड पे डॉक्टर थिंक दैट इग्नोरेंट पेशेंट में मिस और क्योर। जब डॉक्टर को ये समझ आ जाए कि ये पेशेंट बेचारा इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसको समझ नहीं आ रही, देहाती सा बेचारा है, तो इसके लिए जो बेस्ट होगा ना वो मैं कर देता हूँ ताकि ये इसकी बीमारी और ज़्यादा ना फैल जाए, ठीक है। जिस तरह डायबिटिक फुट है तो उसको फुट को काट देना, ये डॉक्टर खुद डिसाइड कर सकता है ताकि वो ज़्यादा ना फैल जाए। अगर किसी पेशेंट को समझ नहीं आ रही है क्या होता है, पहली दफ़ा कोई है ना, कंसेंट इज़ द बेसिक राइट ऑफ द पेशेंट, ये तो एक इजाज़त लेना पेशेंट का राइट है, और वो इस आपके ऊपर केस भी कर सकता है भाई इसने मेरे से इजाज़त लिए बगैर जो है मेरी टांग काट दी है। ये सिचुएशन कंसिडरिंग रॉन्ग्स हो गया, एक्सेप्शन ऑफ द कंसेंट, बहुत सारी की सारी बातें वो कह रहा है 16 साल जो है ना वो चिल्ड्रन, ठीक है, उससे पेरेंट और गार्डियन जो है ना उसके देते हैं। तो 16 साल या उससे कम है तो उसके वो बच्चा खुद इजाज़त नहीं दे सकता, उसके बच्चे ये MCQ है एक का पास्ट का। कॉन्फिडेंशियलिटी, व्हाट इज़ कॉन्फिडेंशियल और हाउ मच बिटवीन यू एंड योर क्लाइंट, जितनी भी बात क्लाइंट मतलब यहाँ पे पेशेंट को इन्होंने क्लाइंट का नाम दिया हुआ है क्योंकि वो आपको पैसे दे के जाता है, क्लाइंट है। हालांकि ये मुझे नहीं लगता ये अच्छा नहीं इन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया, एनीवेज फिर भी कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ द फोर मोस्ट पार्ट ऑफ हिपोक्रेटिक ओथ हो गया, ये एक MCQ था। कौन सी चीज़? कॉन्फिडेंशियलिटी जो है ना फोर मोस्ट पार्ट ऑफ हिपोक्रेटिक ओथ, ये आपको बार बार दिखेगा। फिर हमारे पास है PMDC जो है ना वो डॉक्टर की जो है ना वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकती है इफ़ अगर वो जो है ना कॉन्फिडेंशियलिटी को, अगर डॉक्टर के ऊपर ये साबित हो जाए कि किसी ने मरीज़ का जो है ना, कोई मरीज़ जाके अदालत में केस कर डॉक्टर साहब इसने मेरी ना कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच किया, तो उस डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, टेम्परेरली भी परमानेंटली भी। कौन PMC अब करेगा ना, PMDC तो ख़त्म हो गई है वैसे ही। व्हाट व्हेन कॉन्फिडेंशियलिटी कैन बी ब्रीच, कब कब हम जो है ना वो किसी भी मरीज़ की कॉन्फिडेंशियलिटी को तोड़ सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। पेशेंट अथराइज, जब पेशेंट खुद इजाज़त दे, हाँ बता दो मेरे घर वालों को बता दो, हाँ आपके किसी को ना सोशली भी बता सकते हो। फिर वैन डिस्क्लोजर इज़ द बिगेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट इन केस ऑफ फिजिकल सेक्शुअल अब्यूज़, मतलब अगर सेक्शुअल अब्यूज़ की कोई लड़की आ गई तो आपने उसका एग्जामिन किया है, आपको पता चल गया हाँ ये सेक्शुअल अब्यूज़ की है, तो आपने पुलिस की हेल्प करनी है तो आप पुलिस को बता सकते हैं हाँ इसके साथ हुआ है, ये इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक कर सकते हैं, इसका आपके पास राइट है। वे इन केस ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट वांट टू प्रोग्नोसिस नो फुल डॉक्टर फील फैमिली मस्ट बी टेक, हाँ
जब कोई ना बहुत ज़्यादा बीमार हो और डॉक्टर जो है ना वो फैमिली को इन्वॉल्व करना चाह रहा हो, तो तब भी जो है ना वो कर सके, ताकि उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करे मॉरली। कितनी देर छुपाएगा? अब ये कल को मर गया तो उसे पता नहीं चलेगा क्या हुआ मेरे साथ। या फिर एचआईवी अगर पॉजिटिव है, अगर कोई, तो उसकी वाइफ जो है ना वो रिस्क के ऊपर, अगर कोई मेल पॉजिटिव है तो उसकी वाइफ रिस्क के ऊपर है, तो उसकी वाइफ को प्लीज़ बता दें कि इससे आपने थोड़ा सा सेक्सुअल कंटेंट कम करना है, और आप कुछ प्रिजर्व जिस तरह कंडोम होगा वो यूज़ करके जो है ना आप कर सकते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा एहतियात हो, थूक से, सलाइवा से और सीमन वगैरह से जो है ना वो बचना है आपने, क्योंकि ये एचआईवी पॉजिटिव और ये आपको भी ले जाएगा। अगर वो खतून को हो गया तो उसके बच्चा जो होगा उसको भी हो जाएगा, बच्चे से फिर आगे आगे फैलता जाएगा। इस वजह से को कंट्रोल करने के लिए ब्रीच कर सकती हैं। जब हमने हेल्थ केयर टीम के साथ शेयर करनी हो कोई अपने इलाके की इंफॉर्मेशन, तो हम बता सकते हैं हाँ इतने पेशेंट आए थे और इतने पेशेंट को ये फ़लाँ 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 पेशेंट जो है ना इनको ये जो है ना वो कहते हैं कि था मसला था, ठीक है, ये बीमारी थी। तो टीम के साथ हम कर सकते हैं फॉर रिसर्च पर्पज़, रिसर्च करवानी हो तो फिर ये भी कर सकते हैं। अननोन डाटा जो है ना वो हमारे पास हो जाता है। इसके अलावा इन केस ऑफ दी लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट में सर्टेन काज कोलरा, पोलियो और प्लेग, अगर किसी इलाके में बहुत ज़्यादा पोलियो वगैरह फैल गया तो आप बता सकते हैं हाँ इस इलाके में फ़लाँ फ़लाँ पेशेंट जो है ना पोलियो से मुतासिर हो गए हैं, तो आप इसको कंट्रोल करें। होप सो यहाँ तक कुछ ना कुछ आइडिया हो ही गया होगा, रिवीजन में हेल्पफुल हो जाएगी, ठीक है। अब जो है ना वो मेडिकल स्टूडेंट एंड इशू ऑफ कंसेंट हो गया, कॉन्फिडेंशियलिटी। ये मेडिकल स्टूडेंट के क्या क्या इशू हैं और कॉन्फिडेंशियलिटी के इशू हैं। परमिशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम पेशेंट बिफोर, ठीक है, नॉट व्हेन द पेशेंट वॉक इन टू द सिटिंग हो गया। आपने ऑपरेशन थिएटर से पहले पहले लेनी है, ये नहीं कि जब वो ऑपरेशन थिएटर में आ गया तब आप साइन करवा रहे हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग लेवल हो गया और स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट जो होता है ना उसके बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। द स्टूडेंट हैव द सेम ड्यूटी एज द ट्रीटिंग डॉक्टर, सो शुड फॉलो द सेम प्रिंसिपल। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए मेडिकल स्टूडेंट की। अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ देयर इलनेस, मतलब अगर उसको ज़्यादा क्रॉनिक बीमारी है, ज़्यादा खतरनाक है, तो उसको बाकी पेशेंट से अलग करें, ठीक है। ये आपने डिसाइड करना है, आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए, इतना तो आपको आना चाहिए ना। ऑप्शन हो गया कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ द डिसीजन, ये सारे के सारे। रिलेटिव में मेक डिसीजन अबाउट पेशेंट इन कोमा एंड वेजिटेटिव स्टेट में, ठीक है। मतलब अगर वो कोई पेशेंट कोमा के अंदर है तो उसके रिलेटिव से आपने ले लेनी है, ये नहीं कि बंदा कोमा में है तो आपने परमिशन ही नहीं लेनी, ये क्या बात हुई। उसके पेशेंट से आपने परमिशन, कोई भी डोज लगाने से पहले। इन पेरेंट्स हैव राइट टू मेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ देयर चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बच्चे जो है ना वो उसको जो है ना वो इजाज़त दे सकते हैं, हाँ इसका कर ले। रिलीजियस बिलीफ ऑफ द कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड हो गया। अगर कोई बहुत ज़्यादा मजहबी लोग कहते हैं नहीं जी हमारे मज़हब में तो ये है ही नहीं, इस तरह का कंसेप्ट। जिस तरह आप देखा ना कि पाकिस्तानी डॉक्टर ने सूअर का दिल जो है ना वो एक कार्डिक पेशेंट के अंदर ना ट्रांसप्लांट किया सक्सेसफुल। अब कुछ जो है ना वो कह लें कि अगर कोई बहुत मजहबी लोग हैं ना वो कहेंगे नहीं हमारे इस्लाम में तो सूअर हमारे जो है ना वो मज़हब में तो सूअर हराम है, तो हम नहीं लिखवाना चाहेंगे। तो ये इसके ऊपर आप उसको कभी भी ना क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, उसकी मर्ज़ी है लगवाए ना लगवाए, जो मर्ज़ी हो, ठीक है। आप उसको नहीं कर सकते कभी भी। ये इस्लामिक चीज़ों को ना आपने इनके साथ नहीं छेड़छाड़ करनी। अगर कोई नहीं चाहता तो बस ठीक है, सिंपल है, उसकी मर्ज़ी अपनी। अब आर्गन ट्रांसप्लांट रिफ्यूज़ का किया जा सकता है, मैंने अभी आपको कार्डिक वाली पिछाई ना, ठीक है, वो बस सारी की सारी। एन इंडिविजुअल कैन मेक एडवांस डायरेक्टिव एंड हेल्थ रिलेटेड डिसीजन, द आंसर इज़ येस। अपने वो एडवांस जो है ना, अगर आप एक ऑपरेशन करना चाह रहे हैं तो वो आपको कहे कि नहीं डॉक्टर साहब मैं ये भी करवाना चाहता हूँ, तो आप उसको जो है ना वो उसका ये राइट है कि वो हाँ कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइसेस, आप उसको चॉइसेस दे दें, ये चॉइसेस है उसमें से जो बेस्ट हो वो चला दें। ट्रांसप्लांट हो गया, डायलिसिस या ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अगर डायलिसिस के ऊपर कोई पेशेंट जा रहा है, CKD का पेशेंट है, क्रोनिक किडनी डिसफंक्शन का, तो आप उसको बताएं कि भाई आप डायलिसिस करवाएंगे तो आप ठीक रहेंगे। ये बात है सारी की सारी। वे इंडिविजुअल नॉमिनेटेड पर्सन हो गया वो सर के तरफ। यूथनेजिया, जो भी ये लफ्ज़ है, आप मैं तो यूथनेजिया ही पढ़ता था, ठीक। इसके अंदर क्या होता है, फिजिशियन जो ना देखो कैंसर के जो एंड स्टेज कैंसर के होता है ना वो बहुत पेनफुल होता है यार। मैंने अपनी आंखों से लाइव ऑन्कोलॉजी वार्ड में जिना हॉस्पिटल में देख के आया हूँ। वहाँ क्या होता है, बहुत जो है ना वो मरने वाले उनका मैं इतनी बुरी हालत होती है ना, तो वो फिर ना उनके रिलेटिव्स उनसे मरीज़ से कहते हैं कि आपको जो है ना वो हम जहर का टीका लगवा देते हैं, चलिए आपकी जो है मौत थोड़ी सी आसान हो जाए। तो वो जो जहर का टीका लगाते हैं ना वो पेशेंट की कंसेंट के ऊपर फिजिशियन एडमिनिस्टर करता है, फुल ऑफ कंसेंट एंड वॉलंटरी कॉर्पोरेशन की वजह से। उसके रिलेटिव भी एग्री होते हैं, पेशेंट खुद भी एग्री होता है, उसके इंजेक्शन का टीका लगा कर मार दिया जाता है। ये होता है यूथनेसिया।
अब इसके अंदर क्या होता है, असिस्टेड सुसाइड भी इसका एक दूसरा नाम है। फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड रेफर टू देयर फिजिशियन डिस्पेंसेस हो गया, बट डज नॉट एडमिशन लीथल ड्रग्स टू दी पेशेंट हो गया। जबकि वो कह रहा है कि ये असिस्टेड सुसाइड और ये वाला जो काम है ना, ये इलीगल है और अनएथिकल है इन आवर सोसाइटी। ये भी एक MCQs है। एक दफ़ा मैंने देखा थी जो है ना, ये यूथनेसिया वाला असिस्टेड सुसाइड हो गया, तो उसके मतलब इस तरह की गोलियां दे देना कि आप खा लो, लेकिन वो इसके अंदर वो एक कह रहा है इलीगल है। हमारी कंट्री में ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान में इलीगल है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ये ब्रिटिश में बहुत ज़्यादा ये आम है। लोग अपनी मर्ज़ी से मरना पसंद करते हैं। वॉलंटरी यूथनेसिया हो गया इसमें। माल प्रैक्टिस बेसिकली क्या है, इम्प्रॉपर इलीगल और नेग्लिजेंस प्रोफेशनल जो होता है ना, कोई स्टूडेंट आप कह लें नालायक डॉक्टर, जिसे हम कहते हैं ना नालायक डॉक्टर, वो यही है कि उसके एक तो उसने ना हाउस जॉब अच्छे से नहीं की हुई, अपनी जो स्टडीज़ के ऊपर अच्छा फोकस नहीं किया, तो बस एम बस ना धक्का पूसा सिस्टम होगा। तो यही इस तरह के माल प्रैक्टिस की वजह से पेशेंट की जान भी जा सकती है, उसको मज़ीद है ना ख़राब हो सकता है केस। तो इसे हम कहते हैं इंजरी टू दी पेशेंट हो गया, ठीक है। नेग्लिजेंट एरर हो सकता है, वो सारी की सारी आपने पढ़ लेनी है। इंक्लूजन पेशेंट क्लिनिकल ट्रायल में क्या था, गिवन रिटन कंसेंट हो गया टू पार्टिसिपेट इन क्लिनिकल ट्रायल हो गया, उससे जो है ना वो रिटन कहते हैं कंसेंट ले ली जाती है। इसके अलावा में कॉमन एथिकल डिलीमाज इन डॉक्टर लाइफ, ये आपका OSP का भी है। फिर डॉक्टर की लाइफ के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो आपने थोड़ी सी डिस्कस करनी है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है आपके पास, एक तो जो है ना वो एक्सेप्टिंग गिफ्ट बाद, अगर कोई पेशेंट ठीक हो गया ना तो वो बहुत खुश होता है आपकी स्किल से। वो आपके लिए एक जो कहते हैं लेमोजीन ले जाता है। चले लेमोजीन बहुत लंबी हो जाएगी, कहने कि आपके लिए एक ना सिविक ले जाता है। डॉक्टर साहब मैं आपको सिविक गाड़ी गिफ्ट करना चाहता हूँ, आपने मेरी जान बचाई है, तो आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं। अगर वो छोटे मोटे गिफ्ट लेके आया ना, मतलब चॉकलेट ले आया या फूल ले आया है, तो आप वो एक्सेप्ट कर लें, लेकिन अगर वो गोल्ड की कोई चीज़ महंगी चीज़ ले आया तो वो आपने कभी एक्सेप्ट नहीं करनी। क्या होता है, शेयरिंग गिफ्ट विद एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रेटिट्यूड। बेसिकली हाँ, गिफ्ट देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये तमाम कामों में सोसाइटी फॉर डॉक्टर सेफ रिकमेंडेड रिगार्ड टू एक्सेप्ट द गिफ्ट इज एंड ऑफ द सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो गया। जब किसी की वगैरह सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो जाए तो कोई एक फूलों का गुलदस्ता ले जाता है, रिप्रेजेंटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ द एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। देन यूजर मस्ट नेवर बी एक्सेप्टेड हो गया। पहली दफ़ा आपने कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना, आपने कहना है फूल भी, इवन चॉकलेट भी कहना नहीं नहीं, ये मेरे ना प्रोफेशनल के ख़िलाफ़ है, एथिक के ख़िलाफ़ है, आप प्लीज़ इसे ले जाएं, लेकिन जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े ट्रीटमेंट के लिए तो मैं हाज़िर हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है, एक अच्छी तरह ना पॉजिटिव जो है ना इनकार करना है, इस तरह हम कहने चाहते हैं। पेशेंट डजन सो इज ए सेफ टू रिटर्न गिफ्ट सेइंग आई विल नॉट be able to accept this gift, it may be against my professional ethics, I assure that my care and concern of health will be the same, ठीक है। उसे एक तो निगलेक्ट करना, उसे ये श्योर करना कि आपकी जो है ना वो मैं इसी तरह अच्छे से अच्छा इलाज करता रहूँगा, लेकिन ये गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब होता क्या है, OSP के स्टेशन में जो है ना वो कहता है नहीं डॉक्टर साहब, ये मैं फूल, ये चॉकलेट, ये डायमंड की एक रिंग भी लेके आया हूँ। आपने कहना नहीं ये मेरे एथिकल है, कहते नहीं डॉक्टर साहब वो बहुत ज़्यादा असिस्ट करता है, तो आपने कहना चलिए ये मैं आपकी चॉकलेट और फूल रख लेता हूँ, लेकिन ये जो है ना रिंग जो है ना वो आप खुद अपने साथ ले जाएं। 3-4 मतलब इनकार करने के बाद सिर्फ आपने चॉकलेट या छोटी मोटी कोई चीज़ रख लेनी है और बाकी कोई चीज़ नहीं उससे लेनी। फिर हमारे पास आ जाता है नंबर 2 पे जो प्रॉब्लम आती है ना, वो सेक्सुअल बाउंड्री वायोलेशन। देखो डॉक्टर जो होते हैं ना अमूमन वो कहते हैं ना नर्सों के ऊपर फिदा हो जाते हैं, इस तरह के अभी एक चला हुआ है। अब जब आप वार्ड में जाएंगे आपको समझ आ जाएगी, ये भी नहीं समझ आनी। डॉक्टर वर्ग भी फेलोज हो गया, सीनियर हो गया, जूनियर्स होगा, अमूमन उनको क्रश आ जाता है ना एक दूसरे के ऊपर, तो वो ये सारे की सारी जो है ना एक सेक्सुअल बाउंड्री जो है ना, बाउंड्रीज ऑफ एज एंड जेंडर सोशल क्लास हो गया। टू प्रोटेक्ट पे मैक्सिमम फार्मा सोल्यूशन हो गया। सेक्सुअल रिलेशनशिप इन हॉस्पिटल सेटिंग में, इसके आपने ना इलीगल और अनएथिकल है कि आप किसी भी जो है ना वो नर्स के साथ या किसी फीमेल डॉक्टर के साथ जो है ना इस तरह सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है ना वो कायम कर लें हॉस्पिटल के अंदर। ये वो मतलब आपने उन्हें वैलेंटाइन डे पे फूल देने शुरू कर दिए हैं जनाब, वहीं पे जो है ना वो टपाटप शुरू हुए। ऐसा काम नहीं करना आपने हॉस्पिटल में, ये भी एक डॉक्टर की बड़ी, हमने कहते हैं ना नफ्स के ऊपर कंट्रोल करना है। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, एक वो मीम भी बनी हुई है। चार्जेस और फ़ी के ऊपर जो है ना वो बड़ा एक नंबर 3 है, ठीक है। डॉक्टर की फ़ीस जो है ना वो एक मुनासिब होनी चाहिए और सेम होनी चाहिए सब के लिए। ये नहीं कि अब एक गरीब मरीज़ आ गया तो उसके लिए जो है ना वो आप 200 ले लें, अमीर मरीज़ के लिए जो है ना वो आप 2 लाख रुपए ले रहे हैं, इस तरह नहीं करना। सेम आपकी फ़ी हो। हाँ, फिर जब आप वो आपके पास चेक करवाने के लिए अंदर आए तो वहाँ आप अपनी जेब से उसे वापस कर सकते हैं। आप गरीब हो तो मैं आपकी फ़ीस आपको वापस कर सकता हूँ, लेकिन होनी सेम चाहिए सब के लिए। ये नहीं कि उसके लिए और है, इस क्लास के लिए और है, किसी के लिए जो है ना आपने फ्री कर दिया ये जनाब, ये नहीं,
ठीक है, इस तरह नहीं करना, ये फिर एक ना वो डिस्क्रिपेंसी पैदा हो जाती है। वन सेट हो गया फॉर द पुअर एंड अनदर फॉर द रिच हो गया, ये नहीं करना। चार्जेस शुड नॉट वेरी फॉर द वन सेट हो गया, ठीक है। टाइम नॉट एक्सपेक्ट टू चार्ज फी हो गया, कोलीग हो गया, टीचर हो गया। उसे अपने किसी कोलीग से, टीचर से या किसी मेडिकल स्टूडेंट से कोई हक नहीं है कि वो ना उससे फीस ले, उसका फ्री इलाज करना चाहिए अपने कोलीग्स वगैरह का। फिर है ई कंसल्टेशन, जिस तरह हमने डॉक्टर अफान कैसर देखा होगा, ठीक है, वो फेसबुक के ऊपर जो है ना वो एक बहुत हैवी किस्म की जो चला रहा है ना अवेयरनेस। तो सेम वही है कि डॉक्टर जो है ना वो टेलीविज़न चैनल के ऊपर आ सकता है, अपना पेज खोल सकता है, जिस तरह हमने यूट्यूब जो चैनल खोला हुआ, स्काइप के ऊपर आके हेल्थ को प्रमोट कर रहा है वो, ठीक है। और लोगों के जो है ना वो हकीमों से जान छुड़वा रहा है कि ये जनाब ये खा लो तो उसके गुर्दे फेल हो जाते हैं अमूमन, तो उससे जो है बचाने के लिए उसका राइट है। मीडिया और मेडिसिन में क्या होता है, सेंसिटाइजेशन, सेंसिटाइज रिपोर्ट है, हैजर्ड ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अच्छा, अमूमन क्या होता है, ये गूगल वाले कुछ लोग गूगल का क्या होते हैं, डॉक्टर साहब ये मैं हमने गूगल किया था, प्लीज़ इन गूगल वाले मरीज़ों से कोई थोड़ा स्पेशल डील करना है आपके साथ। इन्हें कहना है फिर इलाज भी अपना गूगल से जा करवा लो। गूगल ने मतलब एवं कोई अनपढ़ जो है उसने अपनी वेबसाइट बनाई और उसके ऊपर जो है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन चढ़ा दी। अब पेशेंट वो पढ़ के आ गया और आपसे जो है एवं खाम खा बहस करने लग गया। तो ये भी एक डॉक्टर की लाइफ का जो ना प्रॉब्लम है कि वो एवं गूगल करके आए हुए थे मरीज़, नहीं डॉक्टर साहब हमें तो ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। उन्हें बताएं यार ये गलत भी हो सकती है इन्फॉर्मेशन, हर चीज़ गूगल के ऊपर सच नहीं होती। आप अपनी जो रिकमेंडेड बुक हैं वहाँ से उसको थोड़ा रेफरेंस दे दें कि ये बुक जाके आप स्टडी करें और फिर आप मेरे पास आया करें। इस तरह ना अपनी बोंगियाँ मारा करें। फिर हमारे पास यूथनेसिया में कैसे पेनफुल किलिंग ऑफ दी, पेनलेस किलिंग ऑफ द पेशेंट, मतलब कैंसर पेशेंट को अमूमन जो है ना वो इट इज़ आल्सो नोन एज मर्करी किलिंग भी इसका जो कहते हैं, ठीक है। कोई भी पेनफुल जी कैंसर होगा ना तो जो इलाज नहीं हो रहा, अब उसका एंड स्टेज है तो हमें, अब यूथनेसिया की जो है ना वो टाइप्स जो है ना वो बेसिकली क्या कौन सी 4 टाइप्स होती हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूथनेसिया की 4 टाइप्स में हमारे पास है जैसे वॉलंटरी, जिसमें जो है ना वो हम डिसीजन इज़ मेड बाय द पेशेंट, पेशेंट की मर्ज़ी से जो है ना वो हम कहते हैं, पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब हाँ मुझे मार दो, मैं ये इतनी बर्दाश्त नहीं कर सकता दर्द। फिर है इनवॉलंटरी, जिसके अंदर जो है ना वो विदाउट कंसेंट ऑफ द पेशेंट जो है ना वो मरीज़ को जो है ना वो इंजेक्शन लगा दिया जाता है। और ये बहुत रेयर केसेस होते हैं अगर पेशेंट भी ना मान रहा हो और ख़तरा हो कि ये जो है ना पूरी सोसाइटी को ले उड़ेगा इस बीमारी से, तो इनवॉलंटरीली हम करते हैं। जिस तरह एक होता है ना बौले कुत्ते को हम गोली मार देते हैं, तो इसी तरह होता है कि इसको जो है ना वो जहर दे दिया जाता है ताकि वो सोसाइटी को बचाना भी तो ज़रूरी है ना। फिर हमारे पास है पैसिव, पैसिव में क्या होता है, पेशेंट को जो है ना वो हमारे पास जो है ना पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर, तो आप उसके जो है ना वो ऑक्सीजन मास्क उतार दें, ठीक है, उसकी ड्रिप चल रही है ड्रिप रोक दें, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर चल रहा है तो वो सारे के सारे जो है ना वो रोक दें, तो मरीज़ को जब जाएगा ना ग्लूकोज नहीं जाएगा तो वेंटिलेटर से उतार देंगे तो बेचारे ने मार ही जाना है। इसके अलावा एक्टिव होता है, एक्टिव होता है हम डिलीबरेटली जो होता है ना वो टेकिंग दी पेशेंट लाइफ, हम ज़बरदस्ती एग्जाम्पल देने के लिए उसके मुंह के ऊपर सराहना रख के जो है ना उसका सांस बंद कर दें, तो इसे हम कहते हैं एक्टिव जो है ना यूथनेसिया। होप सो मैं अपनी बात समझा पाया हूँगा। फिर हमारे पास रिलेशन विद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ये भी एक बड़ा जो है ना वो डॉक्टर की लाइफ का है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, फार्मास्यूटिकल क्या करती है, वो डॉक्टर को ऑफर करती है आप हमारी मेडिसिन चलाएं, लैब वाले कहते हैं आप हमारे से ये टेस्ट करवाएं और हम आपको कमीशन देंगे। ये बहुत ही बुरी आदत है, गरीब जो है ना वो मरीज़ों का हक मारा जाता है कसम से। मतलब जो बेचारे इतनी मुश्किल से जो है ना वो ये फिर क्या करते हैं डॉक्टर को जो है ना लंच डिनर मीटिंग, मैंने देखी है डॉक्टर मरी की सैर करके आते हैं, वो डॉक्टर को स्पेशल क्लिनिक बना के देते हैं, डॉक्टर साहब हम आपके क्लिनिक की जो है ना वो डेकोरेशन करेंगे तो आप ये करें। बहुत अनएथिकल है ये, ठीक है, ये नहीं करना है। फिर हमारे पास राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के क्या राइट्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है वो देख लेते हैं। राइट जो है ना इन पेशेंट का ये राइट है कि उसको पूरी इन्फॉर्मेशन दे के फिर उसके साइन करवाए जाएँ। फिर जो है ना पेशेंट किसी भी टाइम जो है ना विदड्रा कर सकता है अपनी कंसल्ट, किसी भी टाइम वो कह सकते हैं नहीं डॉक्टर साहब मुझे इलाज नहीं करवाना, तो आप कहेंगे ठीक है आप दस्तखत करके जा सकते हैं। कोई भी अपना एक्सपेरिमेंट जो है ना उसके ऊपर जो चल रहा है, पहले उसने कहा हाँ मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन वो बाद में पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा तो वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे नहीं ये एक्सपेरिमेंट करो। इसके अलावा वो ऑब्टेन सेकंड, वो कह रहा है मैं डॉक्टर साहब मैं किसी और डॉक्टर से भी ना कंसल्ट करना चाह रहा हूँ, तो ये उसका हक है, करेगा बिल्कुल ज़रूर करेगा। कंडीशन और ट्रीटमेंट जो है ना उसको डिटेल सारी दी जाए, उसकी जो जितनी भी जो है ना वो हॉस्पिटल स्टाफ और मेडिकल जो है ना वो उसका कॉन्फिडेंशियलिटी रखे। अगर कोई लड़का है तो उसकी जो है ना गर्लफ्रेंड उसके बारे में आगे आपसे पूछती है कि मुझे बताओ ये लड़के के अंदर क्या बीमारी है, आप कभी नहीं बताएंगे, ये कॉन्फिडेंशियलिटी कभी ब्रीच नहीं करेंगे उस लड़के की। लीव हॉस्पिटल एनी टाइम एक्सेप्ट इन केस
मतलब अगर उसको इन्फेक्शन, जैसे कोरोना को छोड़ के ना, ठीक है, उसको कोरोना नहीं है तो इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है, तो वो फिर किसी भी वक्त जो है ना वो साइन करके ना डॉक्यूमेंट के ऊपर अपने चार्जेस पे करके जा सकता है। ट्रीटेड विद केयर एंड कंसिडरेशन हो गया, रिक्वेस्ट टू गेट मेडिकल फाइल फ्रॉम, हाँ, अमूमन ये जो आप मेडिकल करवाते हैं ना, आर्मी मेडिकल कॉलेज अमूमन, ठीक है, तो वो वहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं मुझे मेरी ना मेडिकल रिपोर्ट बना के दें कि मैं फिट हूँ, ये हूँ, वो हूँ। लीगल एडवाइस के लिए भी जो है ना वो आप कर सकते हैं कि हाँ ये पागल है। जब फिर ये कॉन्टैक्ट करें फ्रेंड्स रिलेटिव मेंबर ऑफ द रिलीजियस ग्रुप हो गया, आस्क टू स्टे विद द चाइल्ड ऑल द टाइम एक्सेप्ट, ये सारी की सारी हमारे पास आ जाती हैं। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के ऊपर अब क्या जिम्मेदारी आती है, पेशेंट को भी तो अब कुछ ना कुछ हक अदा करना है ना, उससे शुड नो देयर ओन मेडिकल हिस्ट्री, उसे पता होगा मेरे साथ क्या बीमारी है, किस नोयत कि मुझे कोरोना हुआ है, मेरी वजह से सोसाइटी को हो सकता है, ठीक है। कंप्लाई विद द ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट चल रही है उसके ऊपर थोड़ा सा सब्र करे, हो जाएगी चीज़ें सेट हो जाएंगी, डॉक्टर अच्छा जानते हैं। अपॉइंटमेंट जो है ना वो रेगुलरली ले, ये ना हो कि हमें बगैर अपॉइंटमेंट मुँह उठा के आ जाए, कभी आए ना, जब दिल करे जनाब उठ के आ, ये इस तरह नहीं करना, एक प्रॉपर सेटअप के साथ आया करे और अपनी प्रीवियस फाइल साथ लेके आया करे। ये ना हो कि घर जाकर उसके ऊपर पकौड़े तल के खा के जनाब उसके टोकरी में फेंक दिया, अगली दफ़ा फिर नई फाइल ढूंढते फिरो। नो देयर चार्जेस ऑफ द ट्रीटमेंट, उसके पता हो कि मेरी ट्रीटमेंट पे कितना खर्चेगी। टीबी की ट्रीटमेंट 6 माह की है तो उसके ऊपर टीबी की इलाज वैसे अगर खुद करवाएं तो महंगा, लेकिन आजकल गवर्नमेंट ने जो है ना फ्री किया हुआ है ना, लेकिन ठीक है, हेल्थ कार्ड के ऊपर उसको पता हो कि हाँ मुझे मिल सकती है। राइट ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर के अब क्या राइट्स हैं, डॉक्टर जो है ना वो रिफ्यूज़ कर सकता है टू अंडरटेकिंग, कि अगर कोई पेशेंट बहुत बदतमीज़ है, डॉक्टर कहेगा मैं आपका इलाज नहीं करूँगा, या अगर उसके पास इतना स्किल नहीं है तो वो इनकार कर सकता है। टू रिफ्यूज़ ट्रीटमेंट होगा ऑफ इंडिविजुअल बट नॉट इमीडिएट विथ लाइफ थ्रेटनिंग, अगर उसको लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर नहीं है तो वो डॉक्टर जो है ना वो ट्रीटमेंट से इनकार कर सकता है कि भाई मैं आपका इलाज नहीं करूँगा, आप किसी और फिजिशियन के पास जा सकें, ठीक है। एन अदर प्रोफेशनल उसको रेफ़र कर देगा, एटलीस्ट उसको रेफ़र ज़रूर करेगा, ठीक है डॉक्टर ये। अब डॉक्टर की क्या जिम्मेदारी है, उसको साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ऑन डिजीज़ वो प्रोवाइड कर सकता है अगर वो पढ़ा लिखा है तो। रिस्पेक्ट पेशेंट डिसीजन, हाँ पेशेंट ने जो डिसाइड किया है उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अप होल्ड द इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट, उसका इंटरेस्ट देखना चाहिए। फिर उसके से इन्फॉर्मेशन मतलब बता के उससे जो है ना वो आपने लाजमी दस्तखत करवाना है, कंसेंट लाजमी लेनी है। फिर हमारे पास है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, ये भी ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से एमसीक्यूज आए हुए हैं बहुत ज़्यादा। मतलब ये डॉक्टर है, ये पेशेंट है, इन दोनों के साथ जो रिलेशनशिप है ना वो किस तरह होता है। देखो, एक हमारे पास होता है वर्टिकल रिलेशनशिप, फिर होता है हमारे पास, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस यार, इन्होंने भी अपना रिज़्क कमाना होता है, मैं क्या करूँ, अल्लाह का हर किसी को हलाल रिज़्क दे, आमीन, ठीक है। नंबर एक है वर्टिकल मॉडल, नंबर सेकंड पे है टीचर स्टूडेंट मॉडल, और नंबर थर्ड में म्यूचुअल पार्टिसिपेंट मॉडल। वर्टिकल मेथड में क्या है, ये डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर खुद ये पेशेंट आया हुआ है जनाब आपके पास, इसके अंदर क्या अनकॉन्शियस पेशेंट कोमे के अंदर है, तो डॉक्टर इसका कोई वाली वारिस नहीं है, तो डॉक्टर पूरी की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके खुद कंसेंट करके तो पेशेंट की इलाज शुरू कर देगा। इसे हम कहते हैं वर्टिकल सिस्टम। टीचर स्टूडेंट में क्या है, टीचर स्टूडेंट में क्या है, डॉक्टर इस पेशेंट को बताता है भाई आपने ये शुगर नहीं खानी, जिस तरह होता है ना, या सर्जरी कर दिया उसे बताना कि घर जाके आपने जो है ना वो कोई लंबी एक्सरसाइज नहीं करनी, आपने ये चीज़ें खानी, यखनी पीनी है और गोश्त से परहेज़ करना है, ये तो ये मतलब टीचर की तरह जो है ना वो पेशेंट को, पेशेंट स्टूडेंट है, डॉक्टर टीचर उसको गाइड करता है और ये समझ रहे हैं हाँ मुझे ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। ये होता है सेकंड मॉडल टीचर स्टूडेंट। थर्ड में म्यूचुअल पार्टिसिपेंट मेथड, जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड, डॉक्टर एंड पेशेंट बिहेव पार्टनर इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग एंड केयर हो गया। इसको शुगर है और डॉक्टर इसको ना रेगुलरली करता है कि आप ये करें, फिर पेशेंट कहता है हाँ जी डॉक्टर साहब मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, फिर डॉक्टर कहते हैं आप शुगर कंट्रोल करें, हाँ मैं शुगर भी कंट्रोल कर, मतलब एक म्यूचुअली जो है ना वो चल रहे हैं और ये फॉलो आपके ऊपर प्रॉपर आ रहा है हर महीने के लिए, इसे हम कहते हैं वर्टिकल सिस्टम, ठीक है। मतलब कोई डायबिटिक या रीनल फेलियर का पेशेंट है ना तो वो इस तरह हमारे पास म्यूचुअल रिलेशनशिप के ऊपर फॉलो अप के ऊपर बार बार आता रहे। तो ये 3 मॉडल आपको है। वर्टिकल पूरा डॉक्टर का कंट्रोल है, टीचर स्टूडेंट में डॉक्टर उसको गाइड करता है इसको, ठीक है, और ये अब कॉन्शियस है, इसको गाइड करते हैं मैं ऐसे ऐसे करूँगा, ये कहता है ठीक है डॉक्टर साहब आप करें मैं स्टूडेंट हूँ आपका। थर्ड में क्या होता है, ये दोनों मिल के आपस में ना एक कोलैबोरेशन करते हैं, जिस तरह डायबिटिक पेशेंट है वो होता है हॉरिजॉन्टल मॉडल। होप्स को मैं अपनी बात समझा पाया हूँगा। सिनेरियो आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे एक उन्होंने कहा है कि साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप इन डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान जो साइकोलॉजिकल, इसके अंदर सोशल बॉन्डिंग आ जाता है, डिपेंडेंस आ जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास ट्रांसफेरेंस हो गया, काउंटर ट्रांसफेरेंस, जिसके अंदर वो डॉक्टर को अपने मरीज़ से मोहब्बत है या मरीज़ को डॉक्टर से मोहब्बत हो जाती है। रेजिस्टेंस होता है, वो कहता है कि मैंने खानी नहीं दवाई, या फिर पेशेंट जो है ना वो फिजिशियन जो है ना वो बर्न आउट हो जाती है सारे के सारे। अब देखो सोशल बॉन्डिंग में क्या है, अगर आपके पास कोई आर्मी से रिलेटेड कोई जनरल वगैरह आ गया, अमूमन तो उनका सीएमएच के अंदर ही होता है ना इलाज, अगर वो रिटायर हो गया सपोज करें,
रिटायर का भी CM इसके अंदर होते हैं। चलें, कोई सियासतदान आ गया ना या फिर कोई पुलिस वाला आ गया, तो डॉक्टर क्या करेगा उस पुलिस वाले के साथ अपने अच्छे रिलेशन, ताकि वो वक्त ज़रूरत मेरे काम आ जाए। तो ये एक होती है यूनिक मिक्सचर ऑफ अर्बन, रूरल, सेमी अर्बन। अगर कोई बाहर से कोई बड़ा बिजनेसमैन आ गया, उसके साथ रिलेशनशिप बना लेगा। ये होती है सोशल बॉन्डिंग। बिकॉज ऑफ दिस कल्चर हैड कॉमन कोलोयर सोशल बॉन्डिंग विद द डॉक्टर। हो गया मोस्टली डॉक्टर वांट रिलेशनशिप विद हाई ग्रेड गवर्नमेंट ऑफिसर। किसी बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ, SP के साथ जो है ना, उसे VIP कल्चर को ये प्रमोट कर देता है हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। क्वालिटी एंड नेचर ऑफ द सोशल बॉन्ड बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट इज टेकन अ न्यू शेप द अराइवल। ओके जी, फिर हमारे पास आ जाते हैं मीडिया के साथ सोशल बॉन्डिंग जो है ना, वो कैन चैलेंज द प्रोफेशनल नेचर ऑफ द डॉक्टर रिलेशनशिप कैन बी स्टॉप्ड, होगी मस्ट बी स्टॉप। इस तरह के रिलेशनशिप को कहते हैं हमें स्टॉप करें, ये VIP कल्चर को प्रमोट करते हैं। डिपेंडेंस में क्या होता है हमारे पास बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट पुट हेल्थ प्रोफेशनल ऑन हायर पोजीशन। हो गया, अगर कोई वर्टिकली मतलब डॉक्टर की बात ही मानता रहे ना, तो इससे क्या होता है प्रोफेशनल जो है ना उस कंट्री का, अगर कोई डॉक्टर की जहाँ बात ज़्यादा मानी जाए, उस कंट्री का हेल्थ सिस्टम इंप्रूव हो जाता है, हायर पोजीशन पे चला जाता है, ठीक है। तो ये वो बात करें पर्सनैलिटी ट्रेट इस तरह की होनी चाहिए साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप को। ट्रांसफेरेंस में क्या होता है, पेशेंट आपके पास आता है, वो कहता है मतलब कोई बूढ़ी अम्मा आई है, वो कहते हैं तू डॉक्टर साहब तू मेरे पुत्र वर्गा है, मैंने तेरे नाल तू उरा मेरे नाल रहा कर, ठीक है। फीलिंग एंड इमोशन ऑफ पेशेंट फील दैट डॉक्टर इज हिज सेम पर्सन एज वाज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। मेरा पुत्र मर गया सी, ठीक है, तू मेरे पुत्र वर्गा लगता है डॉक्टर साहब, तू उरा मेरे कोल ब्याह कर, बस मेरी गल्लां सुनिया कर। ये होता है ट्रांसफेरेंस। काउंटर ट्रांसफेरेंस में क्या होता है, अक्सर जो है ना वो डॉक्टरों को क्या होता है कि खूबसूरत लड़की के ऊपर प्यार आ जाता है, वो डॉक्टर क्या कहते हैं इमोशन टू हिज क्लाइंट हो गया, इसके हम कहते हैं काउंटर ट्रांसफर। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ आपको याद रहे, प्लीज़ इसे माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। अपने किसी सीनियर कोलीग के साथ जो है ना उसके रिलेशनशिप कायम करवा देना, जिसे हम कर रहे हैं। फिर हमारे पास तो काउंटर ट्रांसफेरेंस हो गई, ये MCQs लगते हैं दोनों, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस में क्या होता है मतलब आप ना उसको कहते हैं कि भाई आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, आप फ़ौरन से जो है ना ऑपरेट करवाएं, वरना ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन वो कहता है नहीं मैंने नहीं करवाना, मैंने नहीं करवाना, मैंने बस दवाइयाँ से ठीक हो जाऊँगा, हो जाऊँगा। बहुत सवेर अगर हो तो फिर कहाँ दवाइयों से ठीक होता है। अनवेल फिजिशियन या बर्न आउट हो गया, क्या होता है इंक्रीजिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल डिमांड। अगर किसी के ऊपर जो है ना वो 24-48 घंटे की ड्यूटियाँ करवा के उसको बर्न कर दी है, तो ये इसमें बर्न आउट। ये क्या होता है मेंटल और फिजिकल फटीग करते हो, ये रिस्क ऑफ द बिहेवियर पैटर्न हो गया इससे पर। या फिर वो अल्कोहलिक पेशेंट है या ड्रग अब्यूज़ का डॉक्टर खुद जो है ना शराबें पी रहा है, नशे कर रहा है, तो ये जो है ना अनवेल फिजिशियन बर्न आउट फिजिशियन के अंदर आ जाता है। इसके अंदर पेशेंट की लाइफ जो है ना वो खतरे के अंदर है। इससे क्या होता है लिसेंसली कैंसर हो सकता है। अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर कोई पेशेंट जो है ना वो डॉक्टर बर्नआउट कब होता है, जब उसको लॉन्ग वर्किंग हार मतलब उसे टाइम ही ना मिले अपनी एक्सरसाइज का, फैमिली लाइफ का, अपने बीवी के साथ गुजारने का वक्त ही ना मिले, तो वो बेचारा बर्न आउट होगा, उसके बारे में सोच सोच के वैसे मजेगा। लॉस ऑफ टेम्पर हो गया और एंगर हो गया, उसे जो है ना गुस्से के ऊपर काबू नहीं पा रहा, ना वर्क के ऊपर ना हो, हर किसी से लड़ता फिर रहा है, ठीक। डिसऑर्डर्ड फैमिली लाइफ, घर में उसकी बीवी से लड़ रही है, ये भी एक बर्निंग। डिटोरियरिंग परफॉर्मेंस हो गया, फ्रीक्वेंट जॉब चेंज, मतलब एक जगह से जॉब मिली है, वहाँ से उन्होंने कहा तुम नहीं गए। फिर पेन किलर, ट्रैंकुलाइजर, स्मोकिंग और अल्कोहल, बहुत ज़्यादा शराब और वो पी रहा ना, तो ये सारे के सारे। प्रोफेशनलिज्म इन हेल्थ केयर, नॉलेज स्किल और एटीट्यूड एसेंशियल है फॉर डॉक्टर के लिए। जिसकी नॉलेज अच्छा है, स्किल अच्छी है और एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, ये बात याद रखना, ठीक है। अगर नॉलेज और स्किल कम भी है लेकिन आपका एटीट्यूड अच्छा है ना, तो ये आपके वो कवरेज दे देगा और आपको बहुत फ़ायदा देगा, आपको कोलीग्स भी आपकी हेल्प करेंगे। यूज प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर साइंस, सारे इंटरव्यू असेसमेंट और मैनेजमेंट हो गया। फिर फार्माकोलॉजिकल एज नॉन फार्म, मतलब काउंसलिंग भी आप अच्छी करना जानते हो, आपको जो है ना वो कम्युनिकेशन स्किल भी आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। साथ साथ दवाई तो देनी ही देनी है ना, कम्युनिकेशन मतलब आधी बीमारी तो पेशेंट की जो है ना वो बातों से ठीक हो जाती है। कोई अच्छा डॉक्टर से मिल जाए ना, वो कहता है मेरी तो आधी बीमारी ख़त्म हो गई, सुना होगा आपने। लाइट और नॉन मेडिकल में अच्छा अप्लाई एविडेंस बेस्ड डाटा ऑन क्लिनिकल, अपनी बोंगियाँ नहीं मारनी, तुक्के नहीं मारने, हमेशा पेशेंट को अप्रोच करना है क्लिनिकली साइड से, ठीक है। आपका जो भी नॉलेज है, आपने जो पढ़ा हुआ है उसके, इसका लेबॉर्ट्री टेस्ट करवा लेनी है, रेडियोलॉजिकल। अगर आपको लग रहा है हड्डी टूटी है तो इसका प्लीज़ एक एक्सरे करवा लें लाजमी तौर पर, ताकि आप कर लेना। फिर हमारे पास है रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल में क्या होता है, राइट कंप्रीहेंसिव हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, मतलब आप ना इस तरह आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपके कितने बच्चे हैं, ठीक है, शादीशुदा हैं, ये सारे के सारे इसके कहते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन के लिए। आपको अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना सीखें, गंदी हैंड राइटिंग वाले डॉक्टर को अच्छा नहीं समझा जाता।
ठीक है। डिस्चार्ज हो गया, रेफरल नोट जो है ना आपको अच्छे अच्छे बनाने आने चाहिए। वर्बल कम्युनिकेशन स्किल में क्या था, पेशेंट फॉर्म काउंसल दी पेशेंट, ठीक है। आपको बात करने का तरीका आना चाहिए, प्रेजेंटिंग स्किल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन वो सारी की सारी आपने पढ़ लेनी है, ये ईजी है। पेशेंट मैनेजमेंट स्किल, किस तरह पेशेंट को मैनेज करना है। उसकी कार्डिक पेशेंट आ गया तो आप किस तरह उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके दिल में दर्द हो रही है, चेस्ट पेन हो रही होगी, लेफ्ट साइड पे पेन हो, तो आपको मैनेजमेंट करना है। आपने फ़ौरन क्या करना है, एनजीसीड की गोली उसकी ज़ुबान के नीचे रख देनी है। तो ये सारी की सारी है ना मैनेजमेंट है। स्किल इन रिसर्च में क्या था, एजुकेशनल ट्रेनिंग, रिसर्च सेंटर में ट्रेनिंग हो गया, और वो सारी की सारी बातें हैं। एटीट्यूड में क्या था, टूवर्ड्स द पेशेंट, थेराप्यूटिक एंड एथिकल रिलेशनशिप जो है ना इस्टेब्लिश करना है, पेशेंट को लगे हाँ ये मेरा खैर ख्वाह है। फिर फिजिकल एंड मेंटल जो है ना वो स्टेट ऑफ एग्जामिनेशन, अडहेयर टू द प्रिंसिपल ऑफ द एथिक्स हो गया, और सारे के डिमॉन्स्ट्रेट एबिलिटी टू वर्क एज ए लीडर। आपको अपने जो है ना वार्ड उसका लीडर बनना होगा। आपको कंट्रोल करना होगा कि वार्ड में जो जो काम नहीं हो रहा, सफाई नहीं हो रही, तो फ़ौरन स्वीपर को कॉल करें, आके सफाई करें। हर बंदे को उसकी अपनी ड्यूटी पे लगाए, किसी को वेला ना बैठने दें, ठीक है। टूवर्ड दी सोसाइटी, सोसाइटी की तरफ क्या होता है, एग्जिबिट सेंसिटिविटी टूवर्ड दी सोशल हो गया, एथिकल हो गया, एस्पेक्ट ऑफ दी हेल्थ केयर हो गया। फिर टूवर्ड दी सेल्फ डेवलपमेंट में क्या होता है, कल्चर हो गया, सोशल इकनॉमी, वो बच्चों वाली बातें हैं, ठीक है। कोलीग के साथ जो है हैंडल कर दें। सेल्फ डेवलपमेंट किस तरह करनी है कि जो इन इरिस्पेक्टिव कल्चर है, सोशल इकनॉमिक स्टेटस है ना, इरिस्पेक्टिव उसके लिए डील विद द पेशेंट ऑफ नॉन डिसिप्लिनरी मैनर, जो डिसिप्लिन को मैनर, मतलब एक पेशेंट है उसके साथ 12 रिश्तेदार आ गए, तो आप कहें कि एक पेशेंट के साथ एक रिश्तेदार, ये मैक्सिमम 2, बाकी सारे बाहर चलें, बाहर वेटिंग एरिया में वेट करें, यहाँ पर रहने का कोई तुक नहीं। रिकोगनाइज स्ट्रेस इन सेल्फ हो गया, अपने ऊपर जितनी भी स्ट्रेस है ना रिकोगनाइज करें, उसको हैंडल करना सीखें, गड़बड़ाहट में नहीं जाना। अब हमारे पास प्रोफेशनल करेक्टर डेवलपमेंट इन दी डॉक्टर, प्रोफेशनल करेक्टर डेवलपमेंट डॉक्टर के अंदर कौन कौन से करेक्टर जो है ना वो डेवलपमेंट होने चाहिए। ये एक था प्रोफेशनल अटायर, मतलब वो अच्छी टाई शाई लगा के आए, ये एक एससीक्यूज भी था, और एमसीक्यूज में प्रोफेशनल अटायर आया हुआ था, जिसके अंदर वो ना अच्छे कपड़े पहन के आता है, नॉन मतलब कोई यहाँ फटी जीन नहीं पहन के आनी है आपने, ठीक है। आपने अपने आप को ड्रेसिंग और क्लासेस ओवरऑल पहन के आना है, और इस्त्री हुआ ये ना हो कि ओवरऑल को भी आयरन डेफिशिएंसी हो, इस्त्री ना हुआ हो, वो नहीं करना। रिस्पेक्ट टाइम एंड पंक्चुअलिटी, अगर 8 बजे आपकी ड्यूटी है तो 8 बजे का मतलब आप 7:50 पे उस जगह पे हों, अपनी अटेंडेंस लगाएं, और ठीक 8 बजे से शुरू कर दें अपनी ड्यूटी। ये नहीं कि 8 बजे जहाँ घर से निकल रही है 8:15 पौने 9 जाके उधर पहुँच रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और अपने काम शुरू करें वक्त के ऊपर। वक्त वाला जो डॉक्टर ना वो बहुत ज़्यादा कामयाब है। नॉलेज अबाउट पेशेंट हो गया, जिस पेशेंट की ट्रीटमेंट उसके लिए पहले अच्छा सा नॉलेज और मेंटली प्रिपेयर होकर घर से भी थोड़ा सा नॉलेज ले के आया करें। एटलीस्ट अपनी जो ना वो जो साथ कोलीग्स हैं उनके साथ डिस्कस करें। कॉन्सेप्ट फेयर इन रिपोर्टिंग पेशेंट फाइंडिंग हो गया, ठीक है। मतलब पेशेंट की क्लिनिकल फाइंडिंग जो है ना वो उसको एक्यूरेटली जो आपने जितनी भी रिपोर्ट्स करवाई उसके साथ मेंशन करना है। कॉन्शियसनेस हो गया, डॉक्टर इज एक्सपेक्टेड टू शो इंटरेस्ट इन लर्निंग हो गया, अगर उसे कोई नई चीज़ सीखने को मिल रही है, मतलब कोई नया आपके हॉस्पिटल में आया है इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई नई मशीन आई है, तो आप उसको जल्दी से सीखें, उसको जल्दी से ऑपरेट करना सीखें, ताकि आप उसमें एक अच्छे डॉक्टर बन के पूरे वार्ड को लीड कर सके। कॉन्शियसनेस में क्या होता है, विश टू डू राइट, ठीक है। ये सारे के सारे अवेलेबिलिटी ऑफ द पेशेंट हो गया, अवेलेबल टू हिज पेशेंट हो गया। ये ना हो कि बाहर पेशेंट 20 पेशेंट वेट कर रहे हैं, डॉक्टर साहब जो है ना वो अपनी वाइफ के साथ या वैलेंटाइन डे मनाने के लिए गए हुए हैं। इस तरह नहीं करना। आपने जिस पेशेंट को जो टाइम दिया है उसको वेट करवाए बगैर, और बारी के ऊपर जो पेशेंट पहले आया उसको पहले चेक करना है, बाद में वाले वो बाद में। ये ना हो कि जनाब पीछे से MPA साहब आ रहे हैं तो उसको पहले चेक करके और बाकी पेशेंट मुंह देखते रहे। ये पेशेंट के दिल के ऊपर जो गुजरती है ना बहुत। रिलेशनशिप में क्या होता है कि पेरेंट्स हो गया, ठीक है, उसके साथ स्टाफ, फेलो स्टूडेंट, कोलीग और उस फैकल्टी मेम्बर के साथ जो है ना वो अपने अच्छा रिलेशन है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आपके वो दोस्त हैं। अच्छा, अब जो है ना ये प्रोफेशन असेसमेंट ऑफ द एटीट्यूड प्रोफेशनलिज्म, अगर आपको 1 नंबर मिला है तो आपकी जो है ना वो पुअर है परफॉर्मेंस, 2 से 4 मिले तो नॉट डिज़ायरेबल, कोई अच्छी नहीं है, 5 से 6 मिले तो एवरेज है, आपको जो है ना वो इम्प्रूव करें। अगर 7 से 8 नंबर मिले हैं तो गुड है, अगर 9 से 10 जिसको मिलते हैं ना वो एक अच्छा रोल मॉडल है। आप हमेशा 9 और 10 के लिए कोशिश करें। आपकी ड्रेसिंग का 1 नंबर है, ठीक है। आपकी जो ना टाइम के ऊपर आते हैं उसके जो है ना वो 1 नंबर, 1 और 1 2 हो गया। दूसरे नंबर पे ये है ग्रैप्स दी नॉलेज एंड ओन पेशेंट हो गया। 3rd नंबर पे ये है कॉन्शियसनेस। 4th नंबर पे मतलब हर एक का 1 नंबर है ना, तो 7th नंबर इन सबको मिला के जो है ना वो आपको 10 नंबर मिलने चाहिए।
तो 9 या एटलीस्ट 10। अगर इससे कम हो गए तो फिर आपके लिए मसला होगा, आपकी जो कहते हैं ना ACR वो ख़राब हो सकती है। तो ये था एक यार इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे आती थी। आई नो कि ये कोई इतने अच्छे नहीं है लेक्चर, लेकिन फिर भी समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। लास्ट नाइट में जिसने पढ़ना है ना वो प्लीज़ इस तरह ये वीडियो को स्पीड तेज़ करके जो है ना इस तरह देख ले। अब मैं कोशिश करता हूँ कि अब ये वाले जो MCQ है इनको लाजमी से कर लीजिएगा, यहाँ से कुछ ना कुछ आपको हेल्प हो जाएगी, आपको आइडिया एटलीस्ट हो जाएगा किस तरह के MCQs आते हैं। नेक्स्ट हम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हाँ ठीक है। और इसके अंदर से जो है ना वो चैप्टर कितना बड़ा है, बस छोटा सा, ये इतना ज़्यादा भी नहीं है, नहीं इतना भी छोटा नहीं है, हाँ हो जाएगा। मैं जल्दी से कवर करवा देता हूँ। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये आया हुआ है लास्ट पास पेपर के अंदर, 2022 का जो पेपर है ना उसके अंदर आया हुआ है, तो वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास छोटे छोटे जो दो रह जाएंगे ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये पैकेट थ्योरी होगा, वो हम सारे के सारे इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। इफ़ यू स्टिल हैज़ एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, कुछ ऐड करना चाहिए तो कमेंट सेक्शन ओपन है उसके अंदर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, रिमेंबर मी आल्सो इन योर प्रीशियस प्रेयर, थैंक गॉड।